एक ऐसी चीज़ जो साइज़ में सिर्फ एक छोटी सी मूंगफली जितनी होती है, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है कि वो पूरे एक शहर को साल भर तक बिजली दे सकती है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये न्यूक्लियर एनर्जी का हकीकी कॉन्सेप्ट है जो यूरेनियम फ्यूल पैलेट के अंदर छुपा होता है। एक ऐसा छोटा सा पैलेट जो देखने में बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन जब इसके अंदर छुपी एनर्जी को समझा जाता है तो इंसान हैरान रह जाता है कि नेचर ने कितनी पावरफुल चीज़ हमारे लिए ज़मीन के अंदर छुपा रखी है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे यूरेनियम ज़मीन से कैसे निकाला जाता है, उसे कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे उसे इनरिच्ड बनाया जाता है और फिर कैसे ये डेंजरस मटेरियल दुनिया के लिए क्लीन इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील होता है। यूरेनियम की कहानी 1789 में शुरू होती है, जब जर्मन केमिस्ट मार्टिन हेनरिक ने यूरेनियम को एक नए केमिकल एलिमेंट के तौर पर आइडेंटिफाई किया था। उस वक्त इंसान को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये एलिमेंट आगे चल के दुनिया की एनर्जी और वारफेयर दोनों को चेंज कर देगा। इसके बाद 1896 में फ्रेंच फिजिस्ट हेनरी बैकरल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की, जब उन्होंने डिस्कवर किया कि यूरेनियम किसी एक्सटर्नल एनर्जी के बगैर भी अपने आप रेडिएशन रिलीज कर रहा है। ये पहली दफ़ा था जब दुनिया ने रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझा था। इस डिस्कवरी के बाद मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने इस फील्ड को आगे बढ़ाया और उन्होंने रेडियम और प्लूनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिस्कवर किए। फिर 1932 में जेम्स कैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिकल साबित हुआ। और फिर 1938 में जर्मन साइंटिस्ट ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने वो डिस्कवरी की जो दुनिया के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने दिखाया कि यूरेनियम का एटम स्प्लिट हो सकता है, और जब ये स्प्लिट होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। नेचुरल यूरेनियम के अंदर दो इम्पोर्टेंट आइसोटोप्स होते हैं, जिनमें से एक यूरेनियम 238 होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, और दूसरा यूरेनियम 235 होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि नेचुरल यूरेनियम में यूरेनियम 235 सिर्फ 0.7% होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए काफ़ी नहीं होता। इसी वजह से एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसे इनरिचमेंट कहा जाता है, जिसमें यूरेनियम 235 की क्वांटिटी को आर्टिफिशियली इंक्रीज़ किया जाता है ताकि उसे पावर जनरेशन या स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जा सके। पावर प्लांट के लिए यूरेनियम को आमतौर पर 3 to 5% तक इनरीच किया जाता है, जबकि वेपन्स ग्रेड यूरेनियम 90% से भी ज़्यादा इनरीच रखा जाता है। दूसरी वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका ने एक सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद न्यूक्लियर फिजन को यूज़ करके एक पावरफुल वेपन डेवलप करना था। इस प्रोजेक्ट में दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट शामिल थे, जिनमें एनरिको फर्मी और रॉबर्ट ओपनहर्मन जैसे नाम शामिल थे। इसी रिसर्च के नतीजे में पहली दफ़ा एटॉमिक बॉम्ब डेवलप हुआ, जो 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया, और उसने दुनिया को न्यूक्लियर एनर्जी की तबाही और ताकत दोनों का एहसास दिला दिया। इसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फोकस सिर्फ वारफेयर से निकलकर पीसफुल एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो गया। आज यूरेनियम दुनिया के कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा सबसे आगे हैं। यूरेनियम आमतौर पर ज़मीन के अंदर यूरेनियम ओर की फॉर्म में होता है, जिसमें इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, लेकिन कनाडा में कुछ लोकेशंस पर यह कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है। माइनिंग का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यूरेनियम अक्सर ऐसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में होता है जो पानी से सैचुरेटेड होती हैं, जिससे माइनिंग और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स आर्टिफिशियल ग्राउंड फ्रीजिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें ज़मीन के अंदर पाइप्स इंस्टॉल की जाती हैं, जिनमें एक्सट्रीमली कोल्ड लिक्विड सर्कुलेट किया जाता है, जिसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये कोल्ड सिस्टम ज़मीन के अंदर पानी को फ्रीज कर देता है और एक सॉलिड आइस बैरियर क्रिएट करता है, जो माइनिंग एरिया को सिक्योर बनाता है और फ्लडिंग से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद ड्रिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें पहले पायलट होल्स बनाए जाते हैं, फिर उनको वाइडन किया जाता है और फिर ओर को ब्रेक करके सरफेस तक लाया जाता है। ये तमाम प्रोसेस रिमोट कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए की जाती हैं ताकि वर्कर्स रेडिएशन और कोलैप्स के रिस्क से महफूज रहें। जब यूरेनियम और सरफेस पर आ जाता है तो उसे एक रेडियो एक्टिविटी स्कैनर से गुजारा जाता है, जो यूरेनियम की क्वांटिटी को वेरीफाई करता है, जो आमतौर पर 15 से 18% के दरमियान होती है, और इस लेवल को बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी माना जाता है।
फिर ओर को क्रश किया जाता है, उसे पीस कर बहुत बारीक रेत जैसा बना दिया जाता है और पानी के साथ मिक्स करके एक स्लरी बनाई जाती है जिसे फिर सरफेस पर पंप किया जाता है। इसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रक्स इस मिक्सचर को तकरीबन 50 माइल्स दूर एक प्रोसेसिंग मिल तक ले जाते हैं। इस स्लरी को फिर एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, यहाँ यूरेनियम डिसॉल्व हो जाता है और बाकी मटेरियल्स टैंक में नीचे सेटल हो जाते हैं। इस सोल्यूशन को फिर मल्टीपल केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है और 1560 फ़ारेनहाइट पर हीट दी जाती है और फिर उसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस में कन्वर्ट किया जाता है। ये गैस इनरिचमेंट प्रोसेस के लिए इसेंशियल होती है। इनरिचमेंट का प्रोसेस सबसे एडवांस और सेंसिटिव स्टेज होता है। इस स्टेज पर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस के अंदर डाला जाता है जो बहुत तेज़ स्पीड से रोटेट करती हैं। इस स्पिनिंग की वजह से हैवी आइसोटोप यूरेनियम 238 बाहर की तरफ चला जाता है, जबकि हल्का आइसोटोप यूरेनियम 235 सेंटर में कंसंट्रेट हो जाता है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है ताकि यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो सके। इनरीच यूरेनियम को फिर यूरेनियम डाइऑक्साइड पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। इस पाउडर को एक्सट्रीमली हाई प्रेशर के ज़रिए प्रेस किया जाता है जिससे छोटे सिलेंड्रिकल पैलेट्स बन जाते हैं जो साइज़ में सिर्फ एक छोटी मूंगफली के बराबर होते हैं। लेकिन इस छोटे पैलेट के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ये पैलेट लगभग 150 गैलन ऑयल के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद इन पैलेट्स को हाई टेम्परेचर फर्नेस में सेंटर किया जाता है जिससे ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद रोबोटिक सिस्टम्स इन पैलेट्स को जिरकोनियम ट्यूब्स के अंदर लोड करते हैं। हर ट्यूब के अंदर तकरीबन 30 पैलेट्स रखे जाते हैं और फिर उन ट्यूब्स को सील कर दिया जाता है। फिर मल्टीपल फ्यूल रोड्स को मिलाकर एक फ्यूल असेंबली बनाई जाती है जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज़ होती है। जिरकोनियम इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस होता है और न्यूट्रॉन्स को पास होने देता है जो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। जब फ्यूल रिएक्टर के अंदर जाता है तो यूरेनियम 235 एटम्स पर न्यूट्रॉन हिट करते हैं जिससे एटम स्प्लिट हो जाता है और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस में नए न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ होते हैं जो और एटम्स को स्प्लिट करते रहते हैं। इस तरह ये एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। ये हीट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है और ये स्टीम टरबाइंस को घुमाती है। टरबाइंस जनरेटर्स को चलाते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो घरों और इंडस्ट्रीज तक पहुँचती है। एक रिएक्टर लगभग 5 लाख लोगों की बिजली जनरेट कर सकता है। रिएक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्रीट स्ट्रक्चर से प्रोटेक्ट किया जाता है और एटॉमिक शटडाउन सिस्टम इंस्टॉल होते हैं जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में रिएक्टर को बंद कर देते हैं। जब फ्यूल यूज़ हो जाता है तो उसे स्पेंट फ्यूल कहा जाता है, लेकिन ये अब भी बहुत रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए उसे डीप वाटर पूल्स में स्टोर किया जाता है जहां ये 10 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम तक कूल रहते हैं। दुनिया भर में हज़ारों स्पेंट फ्यूल रोड आज भी सेफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ में रखे हुए हैं। एक छोटा सा पैलेट जो देखने में सिंपल लगता है लेकिन उसके अंदर छुपी हुई एनर्जी दुनिया के एनर्जी सिस्टम को चलाती है। और ये साइंस हमें ये भी बताती है कि एक छोटी सी चीज़ के अंदर कभी कभी सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स छुपी होती है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।